विरोध में छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना उत्पन्न हुई। दोस्तों, हिंदी के गद्य खंड में आलोचना के हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मार्क्सवादी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे खंड को लेकर दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि मार्क्सवादी आलोचना को जानने समझने से पहले एक दो बातें और जहन में रखिएगा कि आलोचना की शुरुआत रीतिवादी आलोचना से हुई और रीतिवादी आलोचना के विरोध में नैतिकतावादी आलोचना खड़ी हुई और रीतिवादी नैतिकतावादी आलोचना के विरोध में एक प्रकार से आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि, आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि के विरोध में छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना उत्पन्न हुई और इस छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना के विरोध में मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि विकसित हुई। दोस्तों, जो मार्क्सवादी आलोचना है वास्तव में इसकी शुरुआत यदि देखा जाए तो 1938 से हुई, जहां मार्क्स और एंगल्स के विचारों का एक प्रकार से निबंधात्मक प्रकाशन हुआ या इनके विचारों को एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रकाशित किया गया और यहीं से हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना ने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। ये जो मार्क्सवादी आलोचना है इसके कुछ प्रतिमान रहे हैं दोस्तों। यदि एक एक करके उनको देखा जाए तो सबसे पहले यह जो मार्क्सवादी आलोचना है वह मानती है कि मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को समाज की, अपने शोषण की, अपनी वर्गीय हैसियत की जानकारी आवश्यक है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना एक प्रकार से मनुष्य को चेतनशील बनाती है, राजनीति के प्रति जागरूक बनाना चाहती है और सामाजिक या अपने शोषण के प्रति उसे एक प्रकार से संघर्ष या वर्ग संघर्ष से जोड़ना चाहती है। दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचना की दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्क्स ने माना था कि आरंभ से ही मानव सभ्यता का इतिहास वर्गों का इतिहास रहा है, यानी मनुष्य का समाज वर्गों में बटा हुआ है। मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रखकर के ही हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना गतिशील हुई। तो फिर तर्क है या मार्क्स के विचारों का आधार लेकर इस आलोचना ने यह भी माना कि यह जो वर्ग है शोषक और शोषित के रूप में रहा है, शासक और शासित के रूप में रहा है। इसे ही वह पूंजीपति और सर्वहारा के रूप में देखता है। दोस्तों, मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती है कि साहित्य का काम राजनैतिक प्रतिबद्धता है, यानी मनुष्य को भी राजनैतिक रूप से चैतन्य बनाने का काम ही साहित्य का है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह विचारधारा यह मानती है या मार्क्सवादी आलोचना इस कसौटी पर खरी उतरती है कि राज्य शोषकों की व्यवस्था है, अपने फायदे के लिए ही राज्य का गठन शोषक वर्ग के लोग करते हैं। अर्थात छठी बात, मार्क्सवादी आलोचना राज्य, शोषण और व्यवस्था के विरोध में है। परंतु यह आलोचना यह भी मानती है या मार्क्सवादी विचारधारा यह भी मानती है कि शोषण हृदय परिवर्तन से खत्म नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था का विरोध या शोषण का अंत यदि किसी रूप में संभव है तो वह है वर्ग संघर्ष से या क्रांति के द्वारा। यानी मार्क्सवादी विचारधारा इस बात पर अटल विश्वास करती है कि शोषण राज्य के द्वारा है, राज्य शोषकों की ही व्यवस्था है, पूंजीपति ही शोषक रहे हैं, यही शासक रहे हैं, इन्हीं के हाथ में उत्पादन के साधन केंद्रित रहे हैं, जबकि सर्वहारा अपने आप में अकिंचन वर्ग है, साधन विहीन वर्ग है, उत्पादन के साधनों के लिए तरसता आया वर्ग है। जाहिर सी बात है कि पूंजीपतीय या शोषकों के शोषण के द्वारा ही यह वर्ग बना हुआ है। शुरू से ही मानव सभ्यता का समाज वर्गों का इतिहास रहा है, ये शोषण शुरू से ही बरकरार है। लेकिन ऐसा नहीं कि शोषण खत्म नहीं होगा, राज्य की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, राजनीति ही से खत्म कर सकती है। इसलिए मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, साहित्य का काम उसे राजनैतिक प्रतिबद्धता देना है या मनुष्य को राजनैतिक सक्रिय बनाना ही साहित्य का कार्य है। मतलब
शोषण खत्म होगा यदि सर्वहारा जाग जाए। कैसे जागे? वह वर्ग समूह को समझे, अपने हितों को समझे और शोषणकारियों के स्वरूप को समझे। शोषणकारी वर्ग यानी पूंजीपतीय वर्ग के खिलाफ यदि यह सर्वहारा एकजुट हो, वर्गबद्ध होकर सशस्त्र क्रांति को, वर्ग संघर्ष को जन्म दे, तो शोषण खत्म होगा, व्यवस्था की शोषणकारी इकाइयां खत्म होंगी। दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचना कुछ अन्य बातों को भी महत्व देती है। जैसे यह आलोचना दृष्टि मानती है कि कला शाश्वत नहीं है, न ही सौंदर्य शाश्वत है। जिस प्रकार संसार परिवर्तनशील है, जिस प्रकार वस्तु परिवर्तित होती रहती है, तो वस्तुओं के परिवर्तन की तरह ही कला और सौंदर्य में भी परिवर्तन आता रहता है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना यह मानती है कि कला और सौंदर्य शाश्वत नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है और वस्तुगत भी है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने यह देखा कि मार्क्सवादी आलोचना छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के विरोध में भी खड़ी है, तो जो छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना है उसमें रहस्यवाद को महत्व दिया गया और मार्क्सवादी आलोचना इसी रहस्यवाद के विरोध में है। क्योंकि रहस्य तो गोपनीय है, वह अकथ्य है, यानी उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, वह निर्वचनीय है। किंतु जो मार्क्सवादी आलोचना है वह रहस्यवाद का भी विरोधी है और निर्वचनीयता का भी विरोधी है। अर्थात मार्क्सवादी आलोचना अनिर्वचनीयता को महत्व देती है। मतलब रहस्यवाद में कुछ ना कह पाने की स्थिति। जैसे कबीर अपने रहस्यवाद को उद्घाटित करते कहते हैं कि कहिबे को शोभा नहीं देखिया ही परमान। किंतु मार्क्सवादी आलोचना यह तय करती है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, समाज की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसकी ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी किसी भी विषय की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्याख्या जब संभव है तो फिर रहस्य के साथ क्यों आगे बढ़ना। यानी अनिर्वचनीयता को मार्क्सवादियों ने अपनाया। निर्वचनीय, वचनीय कहना, निर्वचनीय कुछ नहीं कह पाने की स्थिति, और अ लगा देने का अर्थ कि सब कुछ कह पाने की स्थिति। जिसका जो मन में आए वह कह सकता है, हर विषय की व्याख्या संभव है। दोस्तों, जो मार्क्सवादी आलोचना है वह यह मानती है कि आंखों से ओझल यानी परोक्ष जगत या पारलौकिक जगत की कोई सत्ता नहीं है। तो पारलौकिक जगत की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जो मार्क्सवादी आलोचना है या मार्क्सवादी विचारधारा है वह प्रत्यक्ष जगत, अक्ष कहते हैं आंखों को, प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो सत्ता है उसमें विश्वास करती है मार्क्सवादी विचारधारा। जीवन और जगत या आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है उसका उद्घाटन, इसीलिए सामाजिक यथार्थवाद को मार्क्सवादी आलोचना महत्व देती है। मार्क्सवादी विचारधारा इसी यथार्थवाद को महत्व देने के कारण एक प्रकार से जीवन जगत से जुड़ी है और साहित्य में जो मार्क्सवादी आलोचना है वह भी इसी यथार्थवाद को पकड़ती है। दोस्तों, आचार्य रामविलास शर्मा या डॉक्टर रामविलास शर्मा, बात करें मार्क्सवादी आलोचना की तो डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके सबसे प्रतिष्ठित आलोचक माने गए या मार्क्सवादी आलोचना के एक प्रकार से आधार स्तंभ माने गए। परंतु मार्क्सवादी आलोचकों की तरह रूढ़िग्रस्त या संकीर्ण मानसिकता, या यूं कहें कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कट्टर मार्क्सवादी आलोचक न होकर उदार मार्क्सवादी आलोचक थे। क्यों? क्योंकि इनकी आलोचना दृष्टि अन्य मार्क्सवादियों की तरह नहीं है। यहीं से शुरू करते हैं कि मार्क्सवाद ने या मार्क्सवादी आलोचकों ने तो यह माना कि जो वर्तमान जगत है, आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है उसी की व्याख्या की जाए। अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा अतीत को अविश्वास की दृष्टि से देखती है, अतीत में विश्वास नहीं करती है। किंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अतीत को नकारा नहीं। उनकी प्रगतिवादी चेतना, उनकी प्रगतिशील मार्क्सवादी चेतना अतीत से भी जुड़ी हुई है और उन्होंने माना कि बिना परंपराओं को जाने, हम बिना अपने अतीत के मूल्यों को जाने या अतीत की परंपरा को बिना जाने वर्तमान की व्याख्या नहीं कर सकते। हमारी साहित्यिक विरासत या हमारी सामाजिक विरासत या हमारा जातीय गौरव या फिर हमारे जो मूल्य थे अतीत के, उनको जानने के लिए हमारा साहित्य ही नहीं, हमारा धर्मशास्त्र, देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान, यहाँ तक कि इतिहास, सब में हमारा गौरव छिपा हुआ है। हम उनसे मुंह मोड़कर अतीत को गाली देने के नाम पर उस अतीत की विरासत की उपेक्षा करके हम वर्तमान के संदर्भों को ठीक ठीक नहीं जान सकते। इसीलिए परंपराओं में डॉक्टर रामविलास शर्मा का अटूट विश्वास है। डॉक्टर शर्मा ने यह माना कि हम जिस साम्यवाद को तलाशने की कोशिश करते हैं, जिस प्रगतिशीलता को तलाशने की कोशिश करते हैं या फिर जिस सामाजिक चेतना को तलाशने की कोशिश करते हैं, देखा जाए गौर से तो ऋग्वेद जैसे साहित्यों में भी वह उपलब्ध है, फिर हम उसकी उपेक्षा क्यों करें। इसलिए डॉक्टर शर्मा अपनी आलोचना दृष्टि में यह तय करते हैं कि जो मानवीय मूल्य थे वह ऋग्वेद से भी तलाशे जा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के जो कट्टर मार्क्सवादी आलोचक हैं उन्हें सिर्फ कबीर की रचनाएं भाती हैं, जबकि डॉक्टर शर्मा ने, रामविलास शर्मा ने यह तय किया कि वाल्मीकि, भवभूति, व्यास, कालिदास और यहां तक कि तुलसीदास की रचनाओं में भी यह प्रगतिशील चेतना उद्घाटित है। कट्टर मार्क्सवादियों ने कबीर की तो सराहना की, लेकिन तुलसीदास का विरोध किया। और तब डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि तुलसीदास के साहित्य में जो जातीय गौरव है, जो समन्वयवादी चेतना है, वह कहीं और नहीं दिखाई पड़ती। जो लोग तुलसी का विरोध कुछ एक पदों के आधार पर करते हैं, वास्तव में उन्होंने तुलसी को पूरी तरह पढ़ा नहीं है। इसलिए डॉक्टर शर्मा का तर्क है कि तुलसीदास की संपूर्ण रचना दृष्टि को जानकर ही इनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है कि किस प्रकार तुलसी की चेतना प्रगतिशील रही है, मानवतावादी रही है, समन्वयवादी रही है, उनकी रचना में जातीय गौरव है, जातीयता है भाषा को लेकर के। डॉक्टर शर्मा ने जाति का अर्थ उस मानव समुदाय से लिया जिसे आज की भाषा में हम नेशन या राष्ट्र कहते हैं, अर्थात हिंदी भाषा को ही जातीयता से जोड़ा और हिंदी राष्ट्र को ही जातीय गौरव के रूप में देखा। और तब यह कहा कि यदि तुलसी के साहित्य में भी संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात है, संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान की बात है, वहां कोई बड़ा और कोई छोटा जैसा भाव नहीं है, जहां सिया राम में सब जगजानी का भाव है, जहां तुलसी ममता राम सो समता सब संसारू का भाव है, जहां समता है, जहां साम्य है, तो भला ऐसे तुलसीदास की रचना को किस आधार पर उपेक्षित मान लिया जाए और क्यों तुलसी को प्रतिक्रियावादी मान लिया जाए। तुलसी भी उसी प्रकार प्रगतिशील है जिस प्रकार की कबीर जैसे रचनाकार। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन मूल्यों को पहचानने की कोशिश की जो मानव के शोषण का विरोध करते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा भी कि जो साहित्य शोषण और उत्पीड़न को छिपाता है वास्तव में वही प्रतिक्रियावादी है, किंतु जिस साहित्य में शोषण का विरोध हो, उत्पीड़न को प्रकट करने का भाव है, वही साहित्य श्रेष्ठ है और वही मानवतावादी है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी साहित्य तभी श्रेष्ठ हो सकता है यदि साहित्यकार संवेदनाओं से परिचित हो, अनुभूतियों से परिचित हो। कोई भी साहित्य तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब साहित्यकार को सामाजिक परिवेश की समझ हो। कोई भी साहित्य तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब उसका साहित्यकार या रचनाकार अपने पात्रों के प्रति घृणा का भाव और सहानुभूति का भाव सामंजस्य के साथ रखे। यानी जिस पात्र से घृणा की जाए किसी मुद्दे पर, तो रचनाकार घृणा भी प्रदर्शन करे, और यदि उसके प्रति सहानुभूति रखने का भाव हो, जहां ऐसे बिंदु हों, तो वह सहानुभूति भी रखे। और फिर कहते हैं डॉक्टर शर्मा कि साहित्य वही श्रेष्ठ है जिसमें रचनाकार का एक रचनात्मक दर्शन हो। रचनाकार का क्या हो? एक रचनात्मक दर्शन हो। अर्थात पहली बात, डॉक्टर रामविलास शर्मा अन्य कट्टर मार्क्सवादियों की तरह प्रगतिशील या मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शुक्लोत्तर आलोचना धारा में, यानी आचार्य शुक्ल की के पश्चात की जो आलोचना परंपरा विकसित हुई, उसमें स्वच्छंदतावादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, नई समीक्षा, रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी आलोचना से जुड़े हैं, किंतु कट्टर मार्क्सवादी नहीं हैं। इन्होंने अन्य मार्क्सवादियों की तरह तुलसी का विरोध नहीं किया, इन्होंने अन्य मार्क्सवादियों की तरह अतीत का विरोध नहीं किया, इन्होंने अन्य मार्क्सवादियों की तरह धर्म का भी विरोध नहीं किया। कहीं ना कहीं इन्होंने माना कि जो अतीत में विरासत के मूल्य हैं, जो हमारे अतीत की कोई समृद्धि है, हम उन मूल्यों का ठीक से गहन अध्ययन करके ही वर्तमान का निर्णय ले सकते हैं। अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, शर्मा जी का तर्क था, तो इसका एक आधार था कि उन्होंने हमारे अतीत के मूल्यों को, हमारी विरासत को तहस नहस करने की कोशिश की थी। इसलिए मार्क्सवादी आलोचकों ने ही डॉक्टर रामविलास शर्मा पर यह आरोप लगाया कि यह एक प्रकार से पुनरुत्थानवादी आलोचक हैं या पुनरुत्थानवादी साहित्यकार हैं। जिस प्रकार पुनरुत्थानवादियों ने अतीत को श्रेष्ठ मानकर साहित्य में उन मूल्यों को पहचानने की कोशिश की, उसी प्रकार मार्क्सवादी आलोचकों ने ही मार्क्सवादी डॉक्टर रामविलास शर्मा पर यह आरोप लगाया कि ये पुनरुत्थानवादी रहे। देखा जाए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो आलोचना दृष्टि है वह एक प्रकार से विध्वंसात्मक है। जिन मूल्यों को जर्ण शरण मानते हैं, या डॉक्टर शर्मा जिन मूल्यों को समाज और साहित्य के अनुकूल नहीं मानते, उनकी जमकर भर्त्सना करते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया था कि मार्क्सवाद की प्रगतिशील चेतना तब तक भारत में प्रसारित नहीं होगी और आत्मसात नहीं की जाएगी जब तक मार्क्सवादी विचारधारा को भारत के अनुकूल न बनाया जाए। यानी मार्क्सवादी विचारधारा के सभी पहलुओं को भारतीय समाज के अनुकूल नहीं मानते थे। तो डॉक्टर शर्मा यह तर्क देते हैं कि जो मूल्य या मार्क्सवादी विचारधारा के जो पहलू भारतीय समाज के अनुकूल हैं, हम उन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं, ना कि सभी मूल्यों को। इसी अर्थ में डॉक्टर रामविलास शर्मा कट्टर मार्क्सवादी न होकर उदार मार्क्सवादी हैं। दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि ऐसे तो कई रचनाकारों को महिमा मंडित करती है, लेकिन 4 रचनाकारों के प्रति इनका जो साहित्यिक जीवन है या इनकी जो आलोचनात्मक प्रक्रिया है, वह एक प्रकार से पूरी तरह इन 4 रचनाकारों को लेकर के ही खर्च होती है या उन पर विशेष चर्चा करती नजर आती है।
शुक्ल जी ने माना कि हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी में ऐसे 3 प्रमुख व्यक्ति, या यूं कहा जाए कि साहित्य के लिए युगावतार उत्पन्न हुए। उनमें यदि बात करें नंबर 1 तो आचार्य शुक्ल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आलोचना जगत में आचार्य शुक्ल को अत्यंत महान और श्रेष्ठ माना, प्रबुद्ध माना। कथा के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में प्रेमचंद का आना और कविता के क्षेत्र में निराला को लेकर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि अत्यंत सजग नजर आती है। यानी कथाकार के क्षेत्र में प्रेमचंद को, आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल को और कविता के क्षेत्र में निराला को। यदि एक चौथा नाम लिया जाए तो नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना इन्होंने और लिखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से न केवल आधुनिक साहित्य की शुरुआत हुई बल्कि नवजागरण या आधुनिक नवजागरण की भी शुरुआत हुई। डॉक्टर शर्मा साहित्य में जागरण को या नवजागरण को सर्वाधिक महत्व देते थे। देखा जाए तो नवजागरण को पुनरुत्थानवादियों ने चर्चित माना था या उन्हीं का तर्क था कि अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को जगाना ही नवजागरण है। किंतु डॉक्टर शर्मा इस बात के पक्षधर हैं कि साहित्य में चाहे कोई भी दौर हो, समाज को जगाने का एक भाव रहा है और यदि यह भाव रहा है तो उस साहित्य की प्रशंसा की जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें ऋग्वेद से ही यह जागरण की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर शर्मा भक्ति काल को भी राष्ट्रीय या भक्ति काल को भी मध्यकालीन लोक जागरण के रूप में देखते हैं। यानी भक्ति काल का साहित्य भी जनता को जगाने में सक्षम था। इसलिए चाहे भक्ति आंदोलन हो, उसे मध्यकालीन लोक जागरण कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से उन्होंने आधुनिक जागरण को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, ऋग्वेद से भी उन्होंने माना कि जनता को, समाज को जगाने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। इसीलिए साहित्य की प्रगतिशील चेतना तो उन्होंने ऋग्वेद से ही स्वीकार कर ली थी। जाहिर सी बात है कि कट्टरवादी जो मार्क्सवादी थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा के इन विचारों के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि आज के जो मार्क्सवादी हैं वो वेदों में विश्वास नहीं करते, अतीत में विश्वास नहीं करते। दोस्तों, आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को लेकर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा अत्यंत सजग नजर आए। उनका तर्क था कि आचार्य शुक्ल ने जिस रहस्यवाद का विरोध किया था वह तर्क संगत है, क्योंकि रहस्यवाद से कहीं ना कहीं एक पारलौकिक आस्था जुड़ती है। इस पारलौकिक आस्था से कहीं ना कहीं तंत्रवाद और एक प्रकार से अंधविश्वास जन्म लेता है। यदि आचार्य शुक्ल इस अंधविश्वास और तंत्रवाद को खत्म करते हुए यदि रस को लोकवाद से जोड़ा और उन्होंने इस रस को लौकिक जगत से जोड़ते हुए यह कहा कि साहित्य का काम इस लौकिक जगत का उद्घाटन करना है, तो निश्चित तौर पर जो प्रगतिशील चेतना या मार्क्सवादी चेतना है वह लौकिक जगत या वर्तमान बोध या सामाजिक यथार्थ से ही तो जुड़ी है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहीं ना कहीं अपनी आलोचना दृष्टि में सामाजिक यथार्थ को पकड़ने की कोशिश की, लौकिक जगत को पकड़ने की कोशिश की। समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि साहित्य में रस कैसा हो, लोकवादी हो, और उस रस का उद्देश्य क्या हो, लोक मंगल साधना। अब इसी बात को डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या गलत किया। उन्होंने यदि साहित्य के रस को, साहित्य की अनुभूति को लौकिक माना, जीवन और जगत से जोड़ करके देखा, तो भाई प्रगतिशील चेतना या मार्क्सवादी चेतना भी तो यही मानती है कि पारलौकिक रहस्यवाद से मुक्त होकर लौकिक जगत के सामाजिक यथार्थवाद से रूबरू होना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने भी कहीं ना कहीं रहस्यवाद का विरोध करके एक प्रकार से पारलौकिक तंत्रवाद, अंधविश्वास को खत्म करते हुए लौकिक यथार्थ को उभारने की कोशिश की। दोस्तों, प्रेमचंद को छायावादी आलोचकों ने, जैसे डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी और देखा जाए तो डॉक्टर नागेंद्र, दोनों ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र, ये दोनों छायावादी आलोचक थे, स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। इन दोनों ने दोयम दर्जे का रचनाकार माना था, बी ग्रेड का रचनाकार, कहा था इनका साहित्य स्वदेश्य मूलक है। किंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रेमचंद दोयम दर्जे के रचनाकार, कथाकार नहीं बल्कि शोषित पीड़ित मानवता के कथाकार नजर आते हैं। किसे? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और तब इनकी रचनाओं पर कई प्रकार की चर्चा करते हैं। गोदान पर लिखते हैं कि गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है। कहते हैं होरी जैसे किसानों को कर्जखोरों ने, मुनाफाखोरों ने, महाजनों ने कर्ज और सूद की ढरकी पिलाकर पाला था। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं गोदान के विषय में, यह चर्चा है उनकी कि प्रेमचंद का चाहे कोई भी साहित्य हो, प्रेमचंद की कोई भी रचना हो, बेशक उसमें भावनात्मक राष्ट्रीयता नहीं है, आप बेशक प्रेमचंद की रचनाओं के पात्रों को स्वाधीनता आंदोलन में प्रत्यक्ष तौर पर सहभागी न देखें, किंतु प्रेमचंद की रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन की जो झलक दिखाई पड़ती है या औपनिवेशिक शोषण का जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वह कहीं और नहीं है। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रेमचंद की रचनाएं अपने युगीन जीवन का प्रतिबिंब जान पड़ती हैं। शोषित पीड़ित मानवता की कथा कहने वाले प्रेमचंद को शोषित पीड़ित मानवता का कथाकार मानते हैं रामविलास शर्मा। दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला को तुलसी के बाद सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में देखा। डॉक्टर शर्मा की आलोचना दृष्टि निराला को श्रेष्ठ कवि मानती है और निराला की साहित्य साधना पर ही उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि निराला की रचनाएं न केवल
व्यक्ति जीवन की पीड़ा को उद्घाटित करती हैं बल्कि समाज की पीड़ा को भी उद्घाटित करती हैं। इसलिए निराला की कविता में सिर्फ वर्तमान की समस्या ही नहीं है बल्कि शाश्वत समस्याएं झांकती नजर आती हैं। राम की शक्ति पूजा के विषय में लिखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कि राम के काले घने बालों के पीछे राम की झांकती दो आंखें वास्तव में निराला की आंखें हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि युद्ध चित्रण के बहाने या एक युद्ध गीत के बहाने यह रचना शाश्वत मूल्यों की स्थापना करती है। और फिर कुकुरमुत्ता के विषय में लिखते हैं डॉक्टर शर्मा कि कुकुरमुत्ता में जो कुकुरमुत्ता है वह आज का लुच्चा सर्वहारा है। वास्तव में उसकी दृष्टि मार्क्सवादी दृष्टि नहीं है, यह तो क्रांति और वर्ग संघर्ष का रास्ता छोड़कर अराजकता फैलाने वालों की दृष्टि है। इसीलिए कुकुरमुत्ता कविता में जो कुकुरमुत्ता है वह असभ्य है, फूहड़ है, बड़बोला है। उसे वह सर्वहारा नहीं मानते बल्कि लुच्चा सर्वहारा मानते हैं जो समाज में अराजकता फैलाए। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा इस बात के पक्षधर थे कि मार्क्सवाद को पूरी तरह से या मार्क्सवादी सभी विचारों को भारतीय समाज में नहीं अपनाया जा सकता है। हम मार्क्सवाद को भारतीय समाज के अनुकूल पाकर ही इसका प्रसार प्रचार अपने समाज में कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बड़बोलेपन को या फूहड़ता को या गाली देने को या अपने विरासत को भूल जाने को, अपने अतीत को कोसने को रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा नहीं मानते हैं। उनका तर्क था, उनका कहना था कि हम अपने अतीत से परिचित होकर, अपनी समृद्धि को जानकर, अपने साहित्यिक विरासत को पहचान करके ही प्रगतिशीलता की तलाश कर सकते हैं। इसलिए उनका ध्यान सिर्फ हिंदी साहित्य पर नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य पर भी है, बंगला साहित्य पर भी है, अंग्रेजी साहित्य पर भी है। आपको जान करके हैरत हो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा अंग्रेजी से एमए और अंग्रेजी से ही पीएचडी थे और हिंदी में इतनी पकड़। दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा इस बात के भी पक्षधर थे कि सिर्फ साहित्य जगत की व्याख्या करके हम अपने समाज को नहीं समझ सकते। इसलिए इतिहास, साहित्य, कला, विज्ञान सबकी व्याख्या को सर्वांगीण विकास के लिए या प्रगतिशील चेतना के लिए आवश्यक मानते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा अन्य इतिहासकारों की तरह यह नहीं मानते कि आर्य भारत से आए थे, बल्कि देखा जाए तो साहित्य के साथ साथ इतिहास पर भी इनकी अत्यंत मजबूत पकड़ थी। इन्होंने माना कि आर्य भारत से ही विदेशों में प्रसारित हुए और भारत की संस्कृति ही कई रूपों में विदेशों में प्रसारित हुई। यानी आर्य संस्कृति का प्रसार डॉक्टर रामविलास शर्मा इस अर्थ में देखते थे कि भारत से विदेशों में आर्य संस्कृति प्रसारित हुई। भाषा को लेकर के डॉक्टर शर्मा की यह स्पष्ट राय थी। उन्होंने माना कि भाषा समाज की जातीयता है, भाषा मनुष्य से भी अधिक प्रखर है, संवाद की वह एक शक्ति है जो प्राणवान बनी रहती है और युगों युगों तक जीवित रहती है। माना इन्होंने कि मनुष्य से कहीं अधिक जीवंत ध्वनि शास्त्र है, क्योंकि ध्वनियाँ भाषा को संकलित करती हैं और भाषा को जातीयता से जोड़ती हैं। मनुष्य से मनुष्य का संप्रेषण, मनुष्य के भावों और विचारों का संप्रेषण यदि भाषा है तो किसी समाज की पहचान उसकी भाषा ही है। दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि के और भी कई सशक्त पहलू रहे हैं, कई मुख्य बातें रही हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यही बातें आपके लिए आवश्यक हैं। इनको ढंग से सुन करके लिख लीजिए, तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।